दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। सुबह के अपने वीडियो में मैंने राहुल गांधी की निजी जिंदगी के कुछ पन्नों को पलट करके आपके सामने पेश किया था। राहुल गांधी का सियासी सफ़र 2004 से शुरू होता है। उसके पहले एक बात और बचाना चाहता हूँ। राहुल गांधी एक बड़े खिलाड़ी भी हैं, बेहतरीन तैराक। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान आपने कुछ ऐसे दृश्य देखे थे। एक बड़े अचूक निशानेबाज, वो राष्ट्रीय रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहे और राज्य स्तरीय 2 मेडल उन्होंने जीते। जूडो कराटे के मास्टर भी हैं राहुल गांधी, ये पायलट भी हैं। इतनी खूबियां उनकी निजी जिंदगी में, और वो मैनेजमेंट के आदमी हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में उनकी एक्सपर्टनेस है। बहुत सारा उन्होंने काम भी किया है। एक कंपनी भी उन्होंने भारत में खोली। उसके पहले वो मॉनिटर नाम की कंपनी में खुद मैनेजिंग कंसल्टेंट्स हुआ करते थे। लेकिन राहुल गांधी का ना चाहते हुए भी सियासी सफ़र 2004 से शुरू होता है, जब वे अमेठी से चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। राहुल गांधी बेहद शर्मीले, बेहद एकाकी किस्म के, अपने आप में खोए रहने वाले वो शख्स हैं जिन्होंने अपने सामने अपनी दादी और अपने पिता की हत्या होते हुए महसूस की वो खबरें हैं, और उस तरह की जीवन की सच्चाइयों से रूबरू हुए जिसने उन्हें अंतर्मुखी बना दिया। लेकिन बेहद पढ़ाकू, बेहद बुद्धिजीवी, और आज के भारत की राजनीति के वे सबसे ज़्यादा पढ़ाकू और सबसे ज़्यादा बौद्धिक राजनेता है। ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ। राहुल गांधी आज सामाजिक न्याय के नए आइकॉन के रूप में उभरे हैं और जननायक के तौर पर भारत की जनता में वो पहचाने जा रहे हैं। इसकी जो नुमाइंदगी है, यहाँ तक का जो सफ़र है, वहाँ पहुँचने के पहले राहुल गांधी किन किन पड़ावों से गुजरे हैं, जरा इसको देख लिया जाए। राहुल गांधी पहली दफ़ा पार्लियामेंट में 2006 और 7 के बजट अधिवेशन पर बातचीत करते हैं, और पहला ही भाषण उनका बड़ा हिट हुआ था जब वो शिक्षा पर बात करते हैं। उन्होंने एक स्कूल का जिक्र किया जिसमें वो गए, वो कहानी सुनाई कि मैं ऐसे कई विद्यार्थियों से मिला जिनसे मैंने पूछा कि आपका भविष्य में सपना क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं। बच्चों का कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी परेशान। लेकिन इसी घटना का जिक्र करते हुए वे आगे एक और किस्से को जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि इसी देश में कुछ मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके बड़े ख्वाब हैं। एक भूमिहीन मजदूर का बेटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना पाल रहा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि इस देश में कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। एक भूमिहीन मजदूर का बेटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं, पायलट भी बने, प्रोफेसर भी बने, आईएएस भी बने। और आपको याद होगा कि जो दिल्ली का सबसे विख्यात या सबसे कुख्यात जो केस था बलात्कार का, उस बेटी के भाई को राहुल गांधी ने पढ़ा लिखा करके पायलट बनाया। निर्भया केस, वो राहुल गांधी 2008 में और आकर के सक्रिय होते हैं, कांग्रेस पार्टी के भीतर सक्रिय होते हैं, और उन्होंने कुछ नए प्रोग्राम्स किए। और वो चाहते थे अपने पिता राजीव गांधी की तरह कि कांग्रेस के भीतर परिवर्तन हो, उसका जो आंतरिक लोकतंत्र है वो बहाल हो। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी ने खास करके 1972 में कांग्रेस पार्टी का जो सांगठनिक चुनाव था उस पर रोक लगा दी थी। वहां से एक लंबे समय तक, राजीव गांधी के शब्दों में कहूं तो, कांग्रेस में सत्ता के दलालों का वर्चस्व हो गया था। जो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन बनकर के कभी उभरी थी, उस कांग्रेस पार्टी में सामंती व्यवस्था लागू हो गई थी। राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज हार्वर्ड से पढ़कर के आए थे, जिन्होंने इस देश के जनजीवन को अपने अमेठी के जरिए, रायबरेली जहां वो सोनिया गांधी के चुनावी सभाओं में जाते थे, वहां से उन्होंने जाना। राजीव गांधी फाउंडेशन के काम के जरिए, जो 91 में सोनिया गांधी ने जिसको बनाया था राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, और वो राजीव गांधी फाउंडेशन उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा था जो राजीव गांधी के सपने थे। शिक्षा, तकनीकी, अंग्रेजी शिक्षा,
या ऐसे ही और तमाम वो क्षेत्र, गरीबी उन्मूलन, समानता, विषमता की खाई को कम करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये जो ख्वाब थे राजीव गांधी के, उसको लेकर के राजीव गांधी फाउंडेशन वो काम कर रहा था। राहुल गांधी ने उस एनजीओ के जरिए ग्रामीण इलाकों के भारत के समझा और आगे चल करके वो दो भारत की जब बात करते हैं कि एक भारत है एक इंडिया है, वो दरअसल वहीं से वो चीज निकल करके आ रही है कि कैसे एक तरफ तो वह व्यवस्था है जिसमें एक विद्यार्थी अपने भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन दूसरी तरफ ये भी संभावनाएं वो देखते हैं कि जहां एक भूमिहीन का बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहा है। वो जो परिवर्तन करना चाहते हैं यूथ कांग्रेस में और एनएसवाई में, ये परिवर्तन दरअसल होता है 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद। इसके पहले 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन 2007 में जब राहुल गांधी अमेठी से चुन करके जा रहे हैं 22 सीटों पर सिमट जाती है और उसका वोट परसेंटेज 8.69 घट करके रह जाता है। राहुल गांधी को उसके बाद कांग्रेस की कार्य समिति में शामिल किया गया कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का उन्हें महासचिव बनाया गया और उसके बाद उन्हें यूथ कांग्रेस और एनएसवाई का प्रभार दे दिया गया। 2008 के जून में राहुल गांधी एक बड़ा महत्वाकांक्षी और स्वप्नदर्शी प्रोग्राम लेकर के आते हैं, आम आदमी का सिपाही, जो नए बने सदस्यों को रचनात्मक कार्यों से जोड़ता था। यह कार्यक्रम 2009 में उन्होंने यूथ कांग्रेस में प्रशिक्षण शुरू किया, जिसको वो युवा दृष्टि शिविर कह रहे थे। वहां से चलते हुए कांग्रेस पार्टी सरकार में है, यूपीए गवर्नमेंट है 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014 तक। इस बीच में राहुल गांधी की पार्लियामेंट में कोई विशेष भूमिका नहीं है। वो 15वीं और 16वीं लोकसभा में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के उस फैसले को के पूरे उस कागज को चिंदी चिंदी कर देते हैं जो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ाता था, उसका हित साधन करता था। और राहुल गांधी यहीं से इस देश के जनमानस में खास करके जो हाशिए का तबका है उसको, उसकी भलाई को सोचने के बारे में काम करने लगते हैं। मुझे याद आता है 2003 में जब शीला दीक्षित ने चुनाव जीता, राहुल गांधी ने इसकी एक अलग तरह से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि जो भारत का मतदाता है वो बड़ा बौद्धिक उपभोक्ता है, माने वो राजनीति को सीधे लोक कल्याणकारी राज्य के साथ जोड़ करके देखते हैं, लोगों के हित के साथ जोड़ करके देखते हैं, लोगों की तरक्की के साथ जोड़ करके देखते हैं। ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने 2008 में कुछ यात्राएं शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा तो उनकी सबसे ऐतिहासिक यात्रा है, जिसने भारत के पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल करके रख दिया है। लेकिन उसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों की वो यात्राएं करते हैं। समझते हैं, कुछ अखबारों ने तो यहां तक लिखा कि भारत एक खोज चल रही है राहुल गांधी की, मजाक में। लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं हैं। और राहुल गांधी से जब उस वक्त पूछा जा रहा था कि उनका धर्म क्या है, वो कहते हैं कि भारत का झंडा ही मेरा धर्म है। वो राहुल गांधी जिन्हें आगे चल करके कांग्रेस पार्टी की और बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। मैं बीच में कुछ चीजों को छोड़ रहा हूं। 2017 से 2019 तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। इस दरमियान 2018 में वो 3 बड़े राज्यों का चुनाव जीतते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से डेमोक्रेटिक हैं, उसके पहले आप देखिए राहुल गांधी यूथ कांग्रेस में चुनाव करवाते हैं, एनएसवाई में चुनाव करवाते हैं, और इसलिए करवाते हैं कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र बहाल हो और इसी से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र जीवंत होगा। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो आशातीत सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केवल 52 सीटें मिली। वो चुनाव जो पुलवामा अटैक के बाद वो राष्ट्रवाद के उस पूरे जुनून में बीजेपी को 330 सीटें दिलवाता है। राहुल गांधी जितने बौद्धिक हैं उतने ही नैतिक भी।
और इसीलिए मैं कहता हूं कई बार कि राहुल गांधी आज की सियासत में फिट इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि उनके भीतर न छल है, न छद्म है, न झूठ का लबादा है, न मक्कारी है और न किसी को ठगने की बात है। किसी को चीट नहीं करते राहुल गांधी। राहुल गांधी इतने डेमोक्रेट हैं कि उनके साथ उनके तमाम दोस्त, तमाम राजनीतिक लोग चल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें जो पार्टी सत्ता में है तो वो 1.5 लोगों की पार्टी कही जाती है। उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि जो आसपास भी फटक जाए। लोग निगाहें चुराते हैं, सामने पड़ने पर दंडवत जरूर होते हैं, लेकिन वे कहीं बराबर में खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी बराबर डेमोक्रेटिक रहे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने ये भी कहा कि वो अब कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। जब ये दबाव पड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, उन्होंने चुनाव भी कराए। पूरा गांधी परिवार, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कोई गांधी परिवार का व्यक्ति चुनाव में नहीं जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक के दलित परिवार से आते हैं, जिनका एक अपना इतिहास है, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन ये तो अभी होता है। इस बीच में राहुल गांधी ने भारत की पूरी सियासत को जिस तरह से प्रभावित किया, वो साल है 2022 का। राहुल गांधी इस बात को समझ गए कि भारत की राजनीति में जो सत्ता है, जिसने सारी संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दिया है, जिसने डेमोक्रेसी को पैताने लगा दिया है, जिसने मीडिया को तलवे चाटने के लिए मजबूर कर दिया है, और जिस सत्ता ने जनता की भावनाओं का मजाक उड़ा दिया है, जनता के हित में नहीं बल्कि जो सत्ता सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करने के लिए खर्च करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा बड़ा स्वप्नदर्शी जो योजना है, उसका 80% केवल विज्ञापन पर खर्च हो जाता है। ऐसे ही समाज कल्याण मंत्रालय का अधिकांश पैसा केवल मोदी महिमा पर और मोदी ब्रांडिंग पर खर्च हो जाता है। वो राहुल गांधी इस समय के सियासत के इस दुर्गुण को और सोशल मीडिया के जरिए जो फेक न्यूज़ है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो खबरें फैलाई जा रही हैं और लोगों को जिस तरह से भ्रमित किया जा रहा है, इस बात को समझ रहे थे और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो जमीन पर उतरेंगे। जमीन पर उतरते हैं वो 7 सितंबर 2022 को। 4080 किलोमीटर की लंबी यात्रा 30 जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की, अपने 72 चुने हुए सिपाहियों के साथ निरंतर वो यात्रा करते हैं। और इस भारत जोड़ो यात्रा ने ऐतिहासिक काम किया। भारत के भीतर जो विभाजन और जो नफरत और जो हिंसा पेपस्त हुई थी, उसको साइकोलॉजिकल राहुल बदलने में कामयाब होते हैं। जब वो कहते हैं कि नफरत नहीं, हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, जब वो कहते हैं कि डरो मत, जब वो कहते हैं कि भारत जोड़ो, इस देश की सियासत नहीं, इस देश का समाज जुड़ता है। इस देश की रंगत में खुशबू आने लगती है उस भारत की जिसका स्वप्न 1947 और 1950 में इस देश के महानायकों ने देखा था। गांधी जिसे कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पोंछना ही राष्ट्रवाद है। अंबेडकर ने जिस बात को कहा था कि राजनीतिक आजादी और राजनीतिक समता प्राप्त हो गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समता प्राप्त करना बाकी है। और अगर राजनीतिक आजादी के साथ साथ अगर सामाजिक और आर्थिक आजादी या समता प्राप्त नहीं होती है तो भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अंबेडकर के इस ख्वाब को और नेहरू के उस विजन को, बहुत डेमोक्रेटिक नेहरू, धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध उस तो नेहरू और अंबेडकर के मिले जुले चिंतन को गांधी की संघर्ष यात्रा के जरिए राहुल गांधी जमीन पर उतारते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लाखों के हुजूम के साथ, क्या गर्मियों क्या बरसात, वो दृश्य याद करिए कर्नाटक के मैसूर का, जहां बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी भाषण देते हैं। इस देश के लोगों का रोम रोम रोमांचित हो उठता है और वो राहुल गांधी की तरफ उम्मीद से देखने लगता है।
राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने लगती है और इस यात्रा के बाद मानो राहुल गांधी जननायक बनकर के उभरते हैं। राहुल गांधी लोगों की उम्मीद, लोगों का विश्वास, साहस, प्रेम, इसका प्रतीक बनकर के सामने आते हैं। राहुल गांधी वो एकमात्र आवाज, एकमात्र शख्सियत जो इस फासिस्ट सत्ता के सामने सीना तान करके खड़ा होता है। वो राहुल गांधी जिनके लिए आगे चल करके पूरे संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो राहुल गांधी ने हासिल किया उसे नेस्तनाबूद करने के लिए उसी गुजरात से, जहां का मैं उपनिवेश कहता हूं भारत को, वहां अदालत में एक केस खुलता है। वो केस था 2019 के लोकसभा चुनाव का, जहां कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने ये कहा था कि नीरव मोदी से लेकर के और जो तमाम मोदी यहां से भागे हैं उनके सरनेम मोदी ही क्यों हैं। मानहानि का मुकदमा होता है और सुनवाई होती है, अधिकतम सजा मिलती है 2 साल की। राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यह तब किया जाता है जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर के अडानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल पूछ रहे हैं। वो उस फोटो के साथ हैं जिसमें अडानी के हवाई जहाज में मोदी आराम फरमा रहे हैं। राहुल गांधी पूछते हैं कि क्या कारण है कि अडानी की संपत्ति तब बढ़ रही थी जब इस देश का करोड़ों व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जा रहा था। दूसरे नंबर का अरबपति ये अडानी कैसे इतना बड़ा धन्ना सेठ होता है, इसकी तिजोरियां क्यों इतनी बढ़ जाती हैं, रिश्ता क्या है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कहा था। राहुल गांधी जब सवाल पूछते हैं तो उनकी आवाज बंद करने के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे भी बंद होते हैं। मानहानि के मुकदमे में उनकी लोकसभा सदस्यता जाती है, आनंद फानन में उनके घर को छीन लिया जाता है, बेघर कर दिया जाता है उस राहुल गांधी को जिसकी इतनी बड़ी सियासती विरासत है। जवाहरलाल नेहरू, परनाना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो उस परिवार का वारिस घर छोड़ करके और दुनिया के उन देशों में पहुंचता है भाषण देने के लिए जहां आमंत्रित किया जाता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड, जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। वहां पर राहुल गांधी जब इस देश में ढहते हुए लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं तो पार्लियामेंट में जो सत्ताधारी लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर के भारत का अपमान किया है, गोया नरेंद्र मोदी ही भारत हैं। हंगामा थमता नहीं है, लेकिन इस हंगामे को और ज्यादा उत्तेजित करते हैं राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा के जरिए। राहुल गांधी ने बड़े बेहद बौद्धिक होकर के जो हमला किया नरेंद्र मोदी पर कि रिवर व्यू मिरर में देख करके नरेंद्र मोदी गाड़ी चलाते हैं, माने पीछे वाले शीशे में देख करके। राहुल गांधी इतिहास के जरिए सत्ता चला रहे हैं, हम भविष्य को देख करके राजनीति करते हैं। उन्होंने ये भी चुटकी ली कि नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है कि जो भगवान के पास भी बैठ जाए तो भगवान को ही समझाने लगे कि सृष्टि कैसे काम कर रही है और भगवान आश्चर्यचकित होकर के सोचे कि हमने क्या किया है। राहुल गांधी ने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के जो भाषण दिए हैं प्रवासी भारतीयों के बीच में और तमाम प्रेस और मीडिया के जो जवाब दिए हैं वो आज की इस ताकतवर सत्ता को बौना साबित करती है। क्या नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा में राहुल गांधी की तरह विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोल पाएंगे, वहां के प्रेस के जवाब दे पाएंगे? इसकी संभावना नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जहां आज खड़े हुए हैं इस देश की उम्मीदें बन करके, लोकप्रियता उनकी दिन पर दिन बढ़ रही है। महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रिय एक सर्वे में निकल करके आया है। राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं बल्कि इस देश में गांधी बनने के लिए आए हैं। अंबेडकर और नेहरू के चिंतन को इस देश की जमीन पर बिछाने के लिए आए हैं।
आरएसएस, सावरकर और गॉड से उनकी विचारधारा को नेस्तनाबूद करने के लिए आए हैं, जो सपना नेहरू का था। बहुत बहुत शुक्रिया।